ओम धन्वंतरी देवाय नमः। ओम धन्वंतरी देवाय नमः। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हजारों सालों की तपस्या के बाद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे जाने वाले आयुर्वेद को बिल्कुल सामान्य भाषा में आधुनिक मानव विज्ञान की रियल साइंस से जोड़कर इस प्रकार समझाने का प्रयास किया जाता है जिससे हम एक आदमी। ओम धन्वंतरी देवाय नमः। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हजारों सालों की तपस्या के बाद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे जाने वाले आयुर्वेद को बिल्कुल सामान्य भाषा में आधुनिक मानव विज्ञान के रियल साइंस से जोड़कर इस प्रकार समझाने का प्रयास किया जाता है जिससे एक आम आदमी भी इस विज्ञान को समझकर आजीवन बिना दवाओं को के स्वस्थ जीवन यापन कर सके। इस प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए सर्वप्रथम हम धन्यवाद देंगे धन्वंतरी भगवान का। इसके बाद विशेष धन्यवाद करेंगे गायत्री माँ का, गौ माता का, गोपाल जी का और रियल आयुर्वेद मंच का, जिनका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहता है। अपनी पिछली कक्षा में पार्ट वन के अंदर हमने जाना कि आखिर अस्थमा, खांसी, टीबी, दमा इत्यादि क्या होते हैं, इसके बेसिक कॉज क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं। हालांकि हमने उस वीडियो के अंदर अपने कुछ समाधानों की चर्चा नहीं की थी, परंतु आज हम विशेष समाधानों के लिए इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में जाना कि मानव शरीर पांच तत्वों का बना होता है, अर्थात अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल। इनमें से किन्हीं भी दो तत्वों की अधिकता होने पर हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में यदि आकाश और वायु अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, ऐसी अवस्था में हमारा शरीर वात प्रधान माना जाएगा। परंतु यदि शरीर में जल और पृथ्वी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो यह शरीर में कफ प्रवृत्ति का निर्माण होता है। और इसी प्रकार यदि अग्नि और पानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो इस प्रकार से पित्त प्रवृत्ति का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी विचित्र घटना यह है कि एक बार जो प्रवृत्ति निर्धारित हो जाती है वही प्रकृति इंसान की हमेशा रहती है, और इस प्रकृति का निर्धारण माता के गर्भ में होता है। यहाँ तक हम चर्चा अपनी पिछली कक्षा में कर चुके थे। साथ ही कुछ कारणों पर भी हमने चर्चा की थी कि आखिर इंसान के अंदर दमा, अस्थमा, टीबी किस कारण होता है। तो हम इसके समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मानव का जो शरीर है वो तीन प्रकृति में विभाजित है, अर्थात वात, पित्त और कफ। तो हम समाधान भी इन तीनों ही प्रकृति का अलग अलग लेकर चलेंगे, क्योंकि किसी एक के लिए जो समाधान दिया जाता है वह अन्य के लिए होना संभव नहीं है। और जिस प्रॉब्लम की, जिस समस्या की हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में वैसे समस्या भी अलग अलग प्रकार से नियंत्रित है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कफ प्रवृत्ति के लोगों की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कफ प्रवृत्ति के लोगों की कुछ पहचान बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमने अपनी सर्वप्रथम वीडियो के अंदर आओ प्रकृति को जाने के अंतर्गत हमने कफ, वात और पित्त प्रकृति के लोगों की अलग अलग पहचान बताई थी, परंतु एक बार इसको समराइज कर दिया जाता है। कफ का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जल और पृथ्वी की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि आयुर्वेद के अनुसार बाकी तीन तत्वों का होना भी जरूरी है, परंतु ये तीन तत्व पहले से कम मात्रा में पाए जाते हैं। कफ प्रवृत्ति के इंसान वो होते हैं जो बहुत ज्यादा तुलतुले होते हैं, मोटे होते हैं, जिनकी जठराग्नि बहुत कम होती है, जिनको अक्सर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कफ प्रवृत्ति के लोगों की। कफ प्रवृत्ति अर्थात एक ऐसी प्रकृति के लोग जो अक्सर अपने मन जठरा मंदाग्नि से बड़े परेशान होते हैं, जिनको भूख बहुत कम मात्रा में लगती है, अक्सर इनका जो वजन है वो पहले से ज्यादा मात्रा में होता है। इन्हें मीठा खाने का बहुत अधिक शौक होता है। अक्सर इनको नींद बहुत अधिक आती है, ठंड बहुत अधिक आती है। बाकी लोगों के मुकाबले ये बहुत अधिक मात्रा में ठंडक महसूस करते हैं, वो ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रकृति कफ प्रवृत्ति के लोगों की पहचान के अंतर्गत हम देख सकते हैं। अब हम समस्या जानने का प्रयास करते हैं, कफ प्रवृत्ति के लोगों में यह समस्या किस प्रकार आती है और कफ प्रवृत्ति के लोगों को इस समस्या से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल, कफ प्रवृत्ति के यदि हम लोग हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं कफ प्रवृत्ति के लोगों की। कफ प्रवृत्ति की पहचान किस प्रकार की जाती है, इस पर हमने अपना एक विशेष वीडियो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म में डाला हुआ है, आप उसे देखकर उसकी जांच कर सकते हैं। फिर भी एक कुछ पहचान के लिए आपको इंडिकेशन दे दिए जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी मंदाग्नि से बहुत परेशान होते हैं, जिनको अक्सर मीठा खाने का बहुत शौक होता है, जो अक्सर बहुत जल्दी थक जाते हैं, थकावट इनकी एक विशेष पहचान होती है, नींद इन्हें बहुत ज़्यादा आती है और एक विशेष पहचान यह है कि बोलने में ये थोड़ी-सी बहुत नीची आवाज़ में बात करते हैं, बहुत ऊँची आवाज़ में बोलना इनके लिए संभव नहीं आता। इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है और यदि आएगा तो बहुत ही देर बाद आएगा और यदि आएगा तो बहुत देर बाद, और देर बाद आने के बाद ये जाएगा तो भी बहुत देर बाद ही जाता है। अक्सर इस प्रकार के लोग ठंडक बहुत अधिक महसूस करते हैं, इन्हें ठंड बहुत अधिक मात्रा में लगती है। ये कुछ विशेष पहचान है, ये कुछ विशेष गुण है जिनके आधार पर हम कफ प्रवृत्ति के लोगों की पहचान कर सकते हैं। यदि हम कफ की समस्या, कफ प्रवृत्ति के लोगों की बात कर रहे हैं। ओम ओम। सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं कफ प्रवृत्ति के लोगों की। कफ प्रकृति, हालांकि हमने कफ, वात और पित्त तीनों ही प्रकृति की अलग-अलग पहचान के लिए आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए अलग-अलग वीडियो बनाए हुए हैं। आप चाहें तो इसकी पहचान वहां से कर सकते हैं, परंतु थोड़ी सी पहचान हम बताने का प्रयास करते हैं। अक्सर इस प्रकृति के लोग बहुत अधिक मंदाग्नि से बहुत परेशान होते हैं। इनकी बॉडी मूवमेंट बहुत ही कम होती है। अक्सर इन्हें मीठा खाने का बहुत अधिक शौक होता है। ये अक्सर देखने में भी अच्छे हट्टे-कट्टे, इनका वज़न भी ज़्यादा ही नज़र आता है और एक विशेष पहचान है कि इनमें थकावट बहुत अधिक आती है, नींद इन्हें बहुत अधिक आती है और ठंड तो औरों से बहुत ही अधिक लगती है। तो ये एक विशेष पहचान है। तो यदि आप कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें दमा, अस्थमा, खाँसी, जुकाम किस प्रकार होता है और इस प्रकार के लोगों को क्या समाधान, क्या सावधानियाँ करनी चाहिए कि वो इस कफ की समस्या से बच सकें? इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि कोई इंसान कफ प्रकृति का है, तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए उसे अपना मीठा अवश्य बंद करना होगा। यदि वो दवाइयाँ खा रहा है, साथ में मीठे का सेवन कर रहा है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ठीक हो सके। तो सबसे पहले उसे अपना मीठा कम करना होगा, क्योंकि वास्तव में मीठा जो है, वो मंदाग्नि का बहुत बड़ा कारण है और इस प्रकृति के लोगों को मंदाग्नि बहुत अधिक मात्रा में परेशान होती है। यदि आपकी अग्नि ज़्यादा होगी तो आप कुछ भी खाएँगे, आप इसे पचा सकते हैं। परंतु कफ प्रकृति के लोगों की अक्सर मंदाग्नि कम होती है, इनका मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो होता है और पचने में बहुत देर करता है, इसलिए इस प्रकृति के लोगों में कफ बनने की संभावना ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, इस प्रकार की प्रकृति के लोग यदि बहुत अधिक मात्रा में तला, भुना, चिकना, ट्राइग्लिसराइड वाला पदार्थ खाएँगे, तो यह समस्या इनकी कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकृति के लोगों को एक और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि इन्हें घी, दूध, तेल, चिकनाहट का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। क्योंकि जब घी, दूध, तेल, चिकनाहट का प्रयोग अधिक करते हैं तो इनकी मंदाग्नि और अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण इनका डाइजेशन उतना ही ज़्यादा स्लो होता है और जितना ज़्यादा डाइजेशन स्लो होगा, उतनी ही अधिक बलगम बनती है और यह समस्या उनकी परमानेंट बनी रहती है। इसके अलावा इन्हें एक और परहेज़ करने की आवश्यकता है कि इन्हें कुछ मीठे पदार्थ जैसे कि आइसक्रीम, ठंडे पदार्थ जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का प्रयोग भी पहले से कम करना चाहिए। साथ-साथ यदि यह कुछ कफवर्धक आहार जैसे कि चावल, राजमा, लोबिया का सेवन अगर कम करें, तो अपनी समस्या से बहुत जल्दी ये बाहर आ सकते हैं। इस प्रकृति के लोगों को एक और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि थोड़ा-सा इनको दोपहर में जो शयन है, वो कम करना चाहिए। वास्तव में दोपहर को सोना, इस प्रकृति के लोगों के लिए दोपहर को सोना सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब यह दोपहर को सोते हैं, तो इनकी कफ और अधिक मात्रा में बढ़ती है। ऐसी प्रकृति के लोगों को दोपहर में सोने का आयुर्वेद में प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ यदि आपको ठंड लगती है तो आपको कुछ गर्म चीज़ों का सेवन या गर्म पदार्थों का सेवन यदि हम करेंगे तो इस प्रकार की प्रकृति के लोग अपनी कफ
से बच सकते हैं। अब कुछ विशेष पहचान करते हैं। देखिए, जब कफ प्रकृति के लोगों को मंदाग्नि के कारण भूख लगती है, परंतु भूख कम लगती है, फिर भी वो समय को देखकर खाने का प्रयोग अधिक करते हैं, तो ऐसी अवस्था में बलगम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनके लंग्स में चिपकने लगती है, धीरे-धीरे। और एक समय ऐसा आता है कि जब बलगम के कारण हमारा पूरा जो फ्रंट है, वो भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इस प्रकृति के लोग किसी भी प्रकार की बॉडी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है कि इस प्रकार के लोग अक्सर हमने देखा है, अपने आलस्य के कारण प्राणायाम, योगा, भागना, दौड़ना इस प्रकार की चीज़ों से अक्सर बचने का प्रयास करते हैं और ख़ास तौर पे जब सर्दियों के दिन होते हैं, तो सर्दियों के दिन में चूँकि इन्हें बहुत अधिक मात्रा में सर्दी लगती है, तो ये घर से बाहर निकलने की चेष्टा भी बहुत ही कम करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण होता है टेम्परेचर डिफरेंस। वास्तव में देखा जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस आपकी 90% बीमारियों का कारण है। ठंड से अचानक गर्मी में आना और गर्म से अचानक ठंड में आना, जिसके कारण हमारी बॉडी को बहुत से जर्क होते हैं और हमारी जो समस्याएँ लगातार बनी रहती है। तो ये सभी चर्चाएँ हम अपनी पिछली कक्षा में भी कर चुके थे। आज इसके कुछ परमानेंट समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा हमने देखा, सबसे पहले परहेज़। किसी भी बीमारी को जड़ से समाधान करना है तो केवल पेड़ों पर पत्ते देने से काम नहीं च पत्तों पर पानी डालने से काम नहीं चलेगा, आपको जड़ पर भी काम करना ज़रूरी है। अर्थात फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें परहेज़ करना ज़रूरी है और परहेज़ में आपको जो बताया गया है कि मीठे का प्रयोग कम करना है, तले भुने चिकने का प्रयोग कम करना है, घी, तेल, चिकनाहट का प्रयोग कम करना है, ठंडी वस्तु का प्रयोग कम करना है, बहुत क कफ़वर्धक आहार जैसे चावल, राजमा, लोभी का प्रयोग कम करना है, दोपहर को कम सोना है। यदि ये परहेज़ हम करते हैं और साथ में अपने शरीर की कुछ बॉडी मूवमेंट को मेंटेन रखते हैं, योग प्राणायाम करते हैं और आयुर्वेद में दिए गए चिटनागी के अकॉर्डिंग हम रसों का सेवन कर देते हैं, तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि हमें इस प्रकृति के लोगों को परमानेंट आजीवन दवामुक्त जीवन व्यतीत करना है, स्वस्थ रहना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें अपनी जीवन शैली के अंदर कटु पदार्थ जैसे कि सौंठ, पीपली, काली मिर्च, अदरक, लहसुन इत्यादि का प्रयोग बढ़ाना होगा। साथ ही इस प्रकृति के लोगों को तिक्त पदार्थ जो भी कड़वे पदार्थ हैं जैसे नीम, चिरायता, कलौंजी या हमें लगता है कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी पत्तियाँ जिसमें तिक्त रस पदार्थ होती हैं, तो उसका सेवन करने से इस प्रकृति के लोगों को आजीवन स्वस्थता मिलती है। क्योंकि जिस भी हम पत्ती का प्रयोग करते हैं, वास्तव में जितनी भी कड़ी हुई पत्तियाँ धरती पर हैं, उन सभी में वायु और आकाश के गुण होते हैं और इस प्रकृति के लोगों में अक्सर कफ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो यदि यह अपनी कफ की समस्या से जूझना चाहते हैं, निपटना चाहते हैं, तो इन्हें वायु और आकाश नामक तत्वों से भरपूर तिक्त पदार्थों का अर्थात कड़वे पदार्थों का सेवन करना होगा। साथ ही इस प्रकृति के लोगों को थोड़ा-सा अम्ल युक्त पदार्थों का सेवन अधिक करना होगा। अम्ल अर्थात खट्टा। खट्टे में आयुर्वेद के अनुसार पित्त की मात्रा होती है और पित्त कफ को समाप्त करती है। तो अगर इस प्रकृति के लोग कुछ खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसी अवस्था में भी कफ बहुत जल्दी हमारे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। देखिए, प्रकृति में परमात्मा ने जो चीज़ मौसम के अनुसार दी है, वास्तव में उस पर गौर करने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में ही खट्टी चीज़ ज़्यादा आती है। संतरा, मौसम्मी, नींबू इस प्रकार की चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा आती हैं। क्योंकि परमात्मा भी जानता है कि सर्दियों में कफ के बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसी अवस्था में हम डरे रहते हैं कि हमें कहीं खाँसी है, जुकाम है, नज़ला है, तो क्या हम इन चीज़ों का सेवन करें? वास्तव में जब इस प्रकार की चीज़ों का सेवन हम करते हैं, तो शरीर में छिपी हुई जो भी गंदगी है, बलगम है, उसे उसी प्रकार यह निकालने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से गंदे बर्तन पर हम विटामिन सी युक्त नींबू का प्रयोग करके उसकी गंदगी साफ कर देते हैं। इसी प्रकार यदि हम विटामिन सी युक्त इस प्रकार के फलों का प्रयोग हम सर्दियों में करें और साथ में संतरा, मौसम्मी जूस का रेगुलर सेवन करें, विटामिन सी से भरपूर वस्तुओं का सेवन करें, तो बलगम चिपकेगी ही नहीं और जब यह बलगम चिपकेगी ही नहीं, तो आपके लंग्स अल्टीमेटली प्यूरीफाई रहेंगे और आप इस शिकायत से बच सकते हैं। इस प्रकृति के लोगों में आयुर्वेद के अनुसार मधु रस का प्रयोग बिल्कुल निषेध बताया गया है। जितना हो सके आपको मधु रस से बचना है, यह इस प्रकृति की खास पहचान है और कसाई रसों का प्रयोग भी थोड़ा-सा सोच समझ के इस प्रकृति के लोगों को करना चाहिए। कुछ सामान्य से समाधान बताने का प्रयास करते हैं। यदि हमें लगे कि बहुत अधिक कफ है, निकल नहीं रही है, गीली मात्रा में कफ हमें पाई जाती है, खाँसी बहुत अधिक है, तो हम एक छोटा-सा प्रयोग
कफ प्रवृत्ति के लोगों को करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना होगा? 1 चुटकी सुहागा, उसके बाद थोड़ा-सा नींबू, खाने वाला सोडा, गर्म पानी, अदरक, कच्ची हल्दी, काला नमक और उसमें 1 फड़ी लहसुन। इन सभी को डालकर आप जब उबालेंगे, आपको ध्यान रखना है कि खाने वाले सोडा का प्रयोग हमेशा बाद में किया जाता है। सबसे पहले इन सभी को मिलाकर आप पानी को उबालिए। जब पानी उबल जाए, तो आप उसमें नींबू और खाने वाले सोडा का प्रयोग करिए और उसके बाद इसे आप गरम-गरम ले लीजिए। दिन में यह प्रयोग आप 2 बार कर सकते हैं। इसका काम क्या रहेगा कि सुहागा हम सभी जानते हैं कि सुहागे का काम होता है तोड़-फोड़ करना। तो यह हमारे अंदर जमे बलगम की तोड़-फोड़ करेगा। नींबू का काम भी ये होता है कि चीज़ों को क्लियर करना। तो यह भी और खाने वाला सोडा किसी चीज़ को नरम करने का काम करता है। कच्ची हल्दी और काला नमक चीज़ों को तोड़ने का काम करेगा। लहसुन भी हीट प्रदान करता है और यह जब तक गर्म अवस्थाएँ हमारे शरीर में पहुँचेंगी, तो बहुत अधिक मात्रा में बलगम हमारे टॉयलेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकलने का प्रयास करती है। दूसरा, जब आप रात को सोएँ, तो हमें लगता है कि बलगम बहुत अधिक मात्रा में है, चिपकी हुई है, निकलने का नाम नहीं ले रही, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सरसों का तेल लें, उसमें थोड़ा-सा नमक डालें, थोड़ा-सा कपूर डालें और 2 या 3 बूँद आप उसमें अमृतारा मिलाएँ। इस लेप को आप अपनी कमर पर, अपने चेस्ट पर लगाएँ और रात को बिल्कुल ढककर सो जाएँ, तो आप देखेंगे कि सुबह तक काफ़ी ज़्यादा आराम आपको मिल जाएगा। कुछ बूँदें जो हैं इसकी आप गले पर, नाक के आस-पास लगा सकते हैं। तीसरा जो आपके लिए सबसे विशेष रहेगा कि खास तौर पर इस प्रकृति के लोगों की जठराग्नि बहुत मंद होती है। तो विशेष ध्यान रखना है, घड़ी को देखकर नहीं खाना है, भूख को देखकर खाना है। हमें यह नहीं देखना है कि रात के 12 बजे हैं या 2 बजे हैं या 1 बजे है कि दिन का 1 बजा है कि दिन का 5 बजा है। क्योंकि जब शरीर में जठराग्नि नहीं है, जब शरीर को भूख नहीं लग रही और आप केवल घड़ी को देखकर खाना खाएँगे, तो आपकी जठराग्नि और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे आपके शरीर के अंदर गंदगी और अधिक मात्रा में रहेगी और जो गंदगी शरीर में मात्रा में रहेगी, अल्टीमेटली वो कफ का निर्माण करेगी, तो धीरे-धीरे आपकी ये समस्या और अधिक मात्रा में बढ़ेगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भूख लगे तभी खाएँ। नंबर 2, भूख लगने पर खाना है परंतु भूख से कम खाना है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कभी भी पेट भर के लोगों इन प्रकार के लोगों को नहीं खाना चाहिए। कुछ न कुछ जठराग्नि हमेशा बची रहनी चाहिए ताकि भूख रहेगी तो खाना बहुत ईज़िली पचेगा। तीसरा एक विशेष ध्यान रखना है कि खाने को खड़े होकर नहीं बैठकर और वो भी आप अगर वज्रासन में बैठकर खाएँ तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपने देखा होगा जापान के लोग अक्सर फिट रहते हैं, क्योंकि जापान में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हमेशा वज्रासन में बैठकर ही खाना खाते हैं। और एक विशेष ध्यान रखें कि जब खाना खाएँ तो आप कृपया करके टीवी, मोबाइल को बंद रखें क्योंकि जब हम टीवी, मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा खाना कितना हमारे पेट में चला गया है। वास्तव में जब हम खाना खाते हैं तो एक छोटी-सी तृप्ति डकार आती है और जो तृप्ति डकार है वो इंडिकेट करते हैं कि आपका जो जो है स्टमक है वो आधा फुल हो चुका है। उस समय आपको खाने को छोड़ देना चाहिए। एक ही बार में बहुत अधिक खाने की बजाय आप चाहें तो खाने की क्वांटिटीज़ लेयर बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं 3 बार खाता हूँ तो आप 4 बार खा लीजिए, लेकिन एक ही बार में अधिक खाने की बजाय आप उसकी मात्रा कम करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक और विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, खाते समय जब भी आप खाना खाएँ, तो कोशिश करें कि आप उस खाने में नाम मात्र सरसों का तेल डालें और अपने खाने में चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात को प्याज का सेवन अवश्य करें, क्योंकि प्याज में एचसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपके खाने को तोड़ने-फोड़ने का काम करता है। अगर हो सके तो गर्म पानी के अंदर आप अदरक, प्याज का रस डालकर अगर लेंगे, तो आपके खाना बहुत जल्दी चटनी की तरह टूटने लगेगा और अब जब यह खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। अक्सर हमने देखा है कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाते समय आप हमेशा खाने की निवाला छोटा लें, अर्थात आप एक साथ पूरी रोटी खाने के बजाय आप उसे 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अर्थात दाँतों का काम दाँतों को करने दीजिए, खाना जब खाएँ तो बहुत अधिक मात्रा में चबा-चबा कर खाएँ, जितना अधिक चबाकर खाना खाएँगे, वह खाना उतनी ही ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा और जब इतनी ईज़ी डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको खाने पचने में मदद मिलेगी। यदि आपको लगता है कि आपको बलगम बहुत अधिक मात्रा में है, इतना करने के बाद भी, बहुत अधिक दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं। आप रात को
कोशिश करें कि बहुत ही कम खाएँ, अगर हो सके तो खिचड़ी दलिया का ही प्रयोग करें और एक विशेष प्रयोग आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपको रात को टमाटर का सूप बनाना है जिसमें काली मिर्च थोड़ी-सी, थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा-सा सरसों का तेल आप डाल सकते हैं। उसमें कुछ अदरक का रस डालें, कुछ कच्ची हल्दी और 1 चुटकी सुहागा डालकर इसका सूप बनाकर यदि पी लें गरम-गरम और फिर सो जाएँ, तो यह पूरी रात भर आपके शरीर में रहेगा और धीरे-धीरे कफ बलगम को धीरे-धीरे हटाने का प्रयास करेगा और सुबह तक आपको बहुत अधिक मात्रा में आराम महसूस होगा। तो यह जो प्रयोग आपको बताए गए हैं, ये जो परहेज़ बताए गए हैं, यह केवल कफ प्रवृत्ति के लोगों के लिए बताए गए हैं, वात और पित्त प्रवृत्ति के लोगों के लिए नहीं। इसलिए यदि इन प्रयोगों को आपको करना है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि खास तौर पे कफ प्रकृति के यदि आप लोग हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वात कल के लिए प्रयोग जो है वो अलग स्लाइड में बताया गया है। अब हम अपनी बात करने वाले हैं अपनी वात प्रकृति के लोगों की। अब हम चलते हैं वात प्रकृति के लोगों की ओर। वात प्रकृति एक ऐसी प्रकृति के लोग जो अक्सर देखने में बहुत अधिक दुबले-पतले होते हैं। अक्सर इनमें डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। हालाँकि ये लोग हाइपर बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक तेज़ होते हैं, चलते बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक मात्रा में बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों को समस्या भी बहुत अधिक और बहुत जल्दी पकड़ लेती है। इस प्रकार के लोगों की समस्या क्या होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनके लंग्स की बात करते हैं, ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, तो इनका जो डायमीटर है, वो बहुत ही कम होता है, डायमीटर बहुत ही कम क्योंकि इनके अंदर डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। खास तौर पर इस प्रकृति के लोग यदि बहुत अधिक मात्रा में साबुन, तेल साबुन का प्रयोग करेंगे, शैम्पू का प्रयोग करेंगे, तो बॉडी में बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन आने लगेगी और डिहाइड्रेशन आने से समस्या और अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है। इसलिए इस प्रकृति के लोगों को खास तौर पर साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग कम करना चाहिए। इसकी बजाय आप अपना सामान्य फेस पैक बनाकर या दूध से, दही से, घी से इस प्रकार का कुछ फेस पैक बनाकर आप अगर स्नान करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा, इस प्रकृति के लोग यदि बहुत अधिक मात्रा में तला भुना चिकने का प्रयोग करेंगे, तो यह भी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में डिहाइड्रेशन का काम करते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी पावरफुल चीज़ होते हैं उसमें अधिकतर खाने वाले सोडे का प्रयोग किया जाता है और खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर चीज़ों को अक्सर फुलाने का काम करते हैं और जब भी इस प्रकार की चीज़ें अब आपके शरीर में जाएँगी, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं। इस प्रकृति के लोग यदि बहुत अधिक समस्या में फँसते हैं, तो इन्हें कुछ समय के लिए प्रोटीन का सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी हम जानते हैं अंदर जाके पानी को सुखाती है अर्थात बहुत अधिक मात्रा में बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। इस प्रकृति के लोग अक्सर हमने देखा है कि रात को बहुत देर तक काम करते हैं क्योंकि इन प्रकृति यदि इस प्रकृति के लोग अपना समाधान चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि ये समय पर जागें, समय पर सोएँ, बहुत अधिक देर रात तक ये काम ना करें। साथ ही इन्हें एक विशेष ध्यान रखना है कि इन्हें गैस वाली चीज़ों से बचना है। ये एक विशेष परहेज़ इनके लिए माना जाता है, क्योंकि जब भी हम राजमा, लोबिया, मटर, गोभी इत्यादि खाते हैं, तो यह जाकर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं। जैसे ही बॉडी में रुकावट होगी, तो हमें कब्ज़ होने लगता है, धीरे-धीरे चीज़ें सूखने लगती हैं, जो बॉडी को और अधिक मात्रा में सुखाने का प्रयास करती हैं और हमारी समस्या कभी समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकृति के लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन करने वाली चीज़ें या बॉडी में गैस बनाने वाली चीज़ों का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। साथ ही अगर हमें उचित लगे तो बहुत अधिक लंबी ट्रैवलिंग यहाँ पर करना वर्जित बना गया है क्योंकि यदि हम बहुत अधिक मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं तो भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है। तो अगर फिर भी इन्हें करने लगे तो अपनी बॉडी में पहले तेल मसाज, ऑयल मसाज वगैरह प्रॉपर की जाए, तो ये इस प्रकार की यात्रा करें, तो इन्हें बहुत अधिक समस्या नहीं हो सकती है। तो यदि ये परहेज़ ये वात प्रकृति के लोग करते हैं, तो वो इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। अक्सर जब भी इनके अंदर कोई भी बलगम की समस्या होती है, तो सबसे पहला काम होता है कि इनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का डायमीटर जैसे ही कम होता है, तो बहुत जल्दी कफ इकट्ठा होने लगता है और इनको छोटी-सी बात करते हैं, कुछ कहते ही उन्हें बहुत अधिक मात्रा में खाँसी होने लगती है। अब समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर आयुर्वेद में इस प्रकृति के लोगों को यदि यह समस्या होती है तो क्या समाधान होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने कफ में बताया गया तो यहाँ पर समाधान अपोज़िट है।
हमने कफ प्रवृत्ति के लोगों को बताया था कि आपको घी, तेल, चिकनाहट को बंद करना है, परंतु वात प्रकृति के लोगों को घी, तेल, चिकनाहट ही बढ़ाना है। क्योंकि घी, तेल, चिकनाहट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, वो उतनी ही अधिक मात्रा में इनकी बॉडी हाइड्रेट होती है। जब बॉडी हाइड्रेट होती है, तो बॉडी के अंदर चीज़ें रुकती नहीं हैं, स्लाइड ईज़िली मारते हैं और जो चीज़ें स्लाइड होंगी, जो चीज़ें रुकेंगी नहीं, तो बॉडी की मूवमेंट मेंटेन रहेगी, तो आपको इस प्रकार की समस्याएँ कम पाई जाती हैं। तो इसलिए वात प्रकृति के लोगों को खास तौर पर इस प्रकार की चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए। दूसरा, इन्हें मौसमी फलों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। एक विशेष कंडीशंस होती हैं कि इस प्रकृति के लोगों में डिहाइड्रेशन के कारण कब्ज़ की समस्या बहुत अधिक होती है। जैसे ही कोई चीज़ कब्ज़ के कारण रुकती है, तो वो जो गैस है वो उदावत सिचुएशन के कारण रिवर्स आने लगती है और चीज़ों को सुखाने लगती हैं और ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि इन्हें कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप अगर विशेष फलों में अब अमरूद का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। फिर भी हमें लगता है कि कब्ज़ है तो आप कुछ मात्रा में 2 बूँद, 4 बूँद, 5 बूँद आप अरंडी का तेल लेकर, तिल का तेल लेकर, गर्म पानी में डालकर उसमें कुछ सौंठ पाउडर डालकर आप अगर पी लेंगे तो आपकी समस्या से मुक्त हो सकते हैं। अगर फिर भी हमें लगता है कुछ ऐसी समस्या और अधिक मात्रा में बढ़ रही हैं तो आप रात के समय दूध के अंदर कुछ मात्रा में त्रिफला लेकर और सौंठ पाउडर डालकर और उसी में ही आप 2 या 4 बूँद अरंडी का तेल डालकर अगर पी लेंगे तो आपकी ये समस्या परमानेंट समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यदि यह समस्या रहेगी तो आप अपनी समस्याओं में हमेशा उलझे रहेंगे। तो यह कुछ परहेज़ और कुछ सावधानियाँ हम बरतें। अब हम आयुर्वेद सिद्धांत पर चलते हैं कि आयुर्वेद में बताया गया है कि वात प्रकृति के लोगों को खास तौर पर तिक्त पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। क्योंकि इनकी प्रकृति वात वात अर्थात आकाश और वायु। यदि हम तिक्त पदार्थों का सेवन करेंगे तो यह भी आकाश और वायु हैं। तो यदि हम वात प्रकृति का होने के बाद भी तिक्त पदार्थों का सेवन, कड़वे पदार्थों का सेवन या नीम का सेवन, चिरायते का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करेंगे, तो आपकी समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। उल्टा यह समस्या बढ़ सकती है और कभी न कभी आप बहुत भयंकर समस्या में फँस सकते हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि टीवी, यूट्यूब कहीं भी देखने पर आप इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको पैरालाइज़ होने के खतरे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए तिक्त पदार्थों का सेवन इन्हें बहुत ही कम करना है। यदि करना पड़े तो किसी विशेष सलाहकार या वैद्य की निगरानी में ही इसे प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, इस प्रकृति के लोगों को कसाई चीज़ों का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही डिहाइड्रेशन है और कसाई चीज़ें चीज़ें बॉडी के अंदर और अधिक मात्रा में डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं। तो यदि हम इस प्रकार की प्रकृति के लोग तिक्त और कसाई चीज़ों का प्रयोग कम करेंगे तो यह अपनी समस्या से काफ़ी अधिक मात्रा में उभर सकते हैं। और साथ में इस प्रकृति के लोगों को लवण का सेवन करना उचित माना गया है। अमल का सेवन भी कर सकते हैं और मीठे का सेवन भी कर सकते हैं। मीठे में यदि लेना चाहें तो मधुर रस के अंदर आप रसगुल्ले का सेवन करना चाहें तो कर सकते हैं और साथ में मधुर रस के अंदर मधुर रसों के अंतर्गत आप जूस का सेवन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अमल के अंदर आप अम्लीय पदार्थ जैसे अमरूद है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के और अमल का प्रयोग आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यह कंडीशन बताई गई है कि आयुर्वेद में रसों के अनुसार यदि हम जीवन यापन करेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ विशेष प्रयोग बताए जा रहे हैं कि यदि आपको खाँसी बहुत अधिक मात्रा में है और आप उसका समाधान करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी यहाँ पर सरसों का तेल लेकर, कुछ नमक लेकर, कुछ कपूर लेकर और उसमें कुछ अमृत धारा लेकर अगर चेस्ट और बैक की मसाज करते हैं, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। और अगर यह गर्मियों के दिन हैं, तो आप यहाँ सरसों की बजाय नारियल तेल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि गर्मियों में समस्या गर्म से होती है, तो आप नारियल तेल का प्रयोग करें। सर्दियों में समस्या ठंड से होती है, तो सरसों के तेल की और यदि आपको वर्षा के दिनों में यह समस्या है, तो आप तिल के तेल का प्रयोग करेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, केवल भूख लगने पर ही खाएँ और खाने के बीच में देखिए, हमने बताया था कफ प्रकृति के लोग खाने के बीच में बहुत अधिक पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वात प्रकृति के लोग खाने के बीच में गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये निवाला मुँह में डालते हैं, तो इनकी लार बहुत कम बनती है, बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। और जब चीज़ें बहुत जल्दी स्टमक में जान जाते डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो चीज़ें आगे पहुँचते ही नहीं पाती, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की प्रकृति के लोग खाने में पानी का प्रयोग लेकिन पानी में विशेषतः आपको गर्म पानी का प्रयोग ही करना है। हालाँकि पानी का प्रयोग बहुत कम करना है, लेकिन अगर करना है तो गर्म
पानी का ही प्रयोग करना है और खाने से पहले आपको 1 घुट पानी अवश्य लेना है और खाना खाते समय आप कोशिश करें कि वज्रासन में बैठें, टीवी को देखे बिना और जब खाना खा लें तो एक बार खाने से पहले टॉयलेट ज़रूर जाएँ और एक बार खाने के बाद आप टॉयलेट ज़रूर कर लें ताकि गैस बॉडी के अंदर ना बने। तीसरा, खाने में आपको मौसम को देखते हुए तेल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। अगर ऐसी अवस्था में आप रूखा, सूखा खाना खाएँगे तो समस्या बढ़ सकती है। दूसरे हफ्तों में हम कह सकते हैं कि आप जब खाना खाएँ तो सर्दियों के दिनों में खाने में सरसों का तेल डालें, गर्मियों के दिनों में आप नारियल तेल और बरसात के दिनों में आप तिल का तेल डालें। साथ में गैस वाली चीज़ों से बचेंगे और खाने के बाद आप सौंफ मिश्री अगर ले लेंगे तो आप अपनी समस्या से बचे रहेंगे। और विशेष कंडीशन बताए थे कि आप खाने से पहले 2 घुट पानी ज़रूर लें। रात को आप कोशिश करें कि आप जब सोने जा रहे हैं तो आप अगर सामान्य अवस्था में हैं, आप सिंपल सा दूध में कुछ बूँदे घी या दूध या अरंड तेल डालकर आप पिएँ, तो आपके लिए ज़िंदगी भर बेनिफिशियल रहेगा। वात प्रकृति के लोगों के लिए आयुर्वेद में विशेष कंडीशन रखी गई है कि रात के समय उन्हें दूध का सेवन करना चाहिए और दूध में यदि वो घी का प्रयोग करते हैं, अरंड तेल का प्रयोग करते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, तिल के तेल का प्रयोग करते हैं, तो वह सुबह आपके पेट को भी साफ करेगा और आपको हमेशा स्वस्थ भी रख सकता है। तो ये कुछ विशेष प्रयोग हैं, जो हम वात प्रकृति के लोग कर सकते हैं। यदि वात प्रकृति के लोग इन सभी बातों का प्रयोग करेंगे, परहेज से बचेंगे और आयुर्वेद में दिए गए रसों का प्रयोग आप करेंगे, तो ना केवल खाँसी, दमा, अस्थमा से आप अपने जीवन में आने वाली विशेष प्रकार की किसी भी समस्या से आप बच सकते हैं। परंतु फिर से आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि यह जो प्रयोग है सिर्फ़ वात प्रकृति के लोगों के लिए ही बताए गए हैं। कफ प्रकृति के लोगों के लिए हम यह प्रयोग नहीं बता रहे हैं। तो अपने तीसरे प्रकृति के लोगों की ओर हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है पित्त प्रकृति। चलिए पित्त प्रकृति पर चर्चा करते हैं। पित्त ऐसी प्रकृति जहाँ के लोग अक्सर बहुत अधिक गुस्सा करते हैं। बहुत अधिक गर्म रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, गर्मी बहुत अधिक इन्हें रहती है, तो इस प्रकार की प्रकृति के लोग अक्सर पित्त प्रकृति के लोग माने जाते हैं। अब ऐसी प्रकृति के लोग यदि बहुत अधिक मात्रा में गरम मसालों का प्रयोग करते हैं तो इनकी ये समस्या बढ़ने वाली है क्योंकि शरीर के अंदर पहले से ही अग्नि अधिक है और ऐसी अवस्था में यदि गरम मसालों का प्रयोग करेंगे तो ये समस्या बढ़ेगी। इसलिए इस प्रकृति के लोगों को गरम मसालों का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। दूसरा, इस प्रकृति के लोगों को अधिक मात्रा में धूप में जाने से बचना होगा। यदि यह अपने जीवन में आजीवन हर प्रकार की समस्या से, ना केवल खांसी, दमा, अस्थमा, आप हर प्रकार की समस्या से बचना चाहते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धूप से आपको बचना होगा। गरम कॉफ़ी, गरम चाय की बजाय यदि आप घी, दूध, नारियल पानी का सेवन करते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए परहेज़ के अंदर आप इसका भी परहेज़ करें। गरम दवाओं से आपको बचना चाहिए, टेंशन से आपको बचना चाहिए और ख़ास तौर पर आप अगर अपनी समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको विशेषकर घी, तेल, चिकनाहट का प्रयोग करना होगा। आप दोपहर के टाइम में छाछ का, सुबह के टाइम में जूस का, रात को समय दूध का प्रयोग करें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आप हर प्रकार की समस्या से बच पाएँगे। इस प्रकार की प्रकृति के लोगों को फलों का सेवन अधिक मात्रा में करना होगा क्योंकि जब हम अनाज का सेवन करते हैं, तो अनाज बहुत अधिक मात्रा में यदि बॉडी में रहेगा, तो आपके लिए डिहाइड्रेशन और हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसलिए जितना हो सके अपनी बॉडी को तर रखें, लिक्विड हमेशा लेते रहें, तो यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस प्रकार की प्रकृति में आयुर्वेद में रसों के अंतर्गत बताया गया है कि आपको कटु पदार्थों का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना है, चूँकि कटु अर्थात अग्नि और वायु और आपकी बॉडी में ऑलरेडी अग्नि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कटु पदार्थों का सेवन कोशिश करें कि कम से कम करें। लवण लवण भी आप जानते हैं कि नमक जो है बहुत अधिक गर्मी पैदा कर सकता है, इसलिए नमक का प्रयोग भी आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना है। हालाँकि आप मधुर रस का सेवन आप कर सकते हैं और तिक्त रस का सेवन तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप तिक्त रस का सेवन भी आप कर सकते हैं। कसाई रसों का जो सेवन है, वो थोड़ा-सा देखते हुए कि अगर हमें लगता है क्योंकि जो पित्त प्रकृति है, वो पानी और अग्नि से बनी है। अगर आपको लगता है कि पानी कम और अग्नि ज़्यादा होने के कारण आपकी बॉडी में पहले से डिहाइड्रेशन है,
तो आप कसाय रसों का प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आपको लगता है कि अग्नि कम और पानी ज़्यादा होने के कारण आपकी प्रकृति बढ़ रही है, तो आप कसाय रसों का सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप अमल की बात करते हैं, तो अमल को भी आप इसी तरीके से ही मेंटेन करते हैं, परंतु अमल रस के अंदर जो भी आप जूस वगैरह हैं, वो आप ले सकते हैं, चाहे संतरा, नाली, इन सब के जूस आप ले सकते हैं, तो अपने जीवन में बेनिफिशियल है। अब इस प्रकार की प्रकृति में अक्सर देखा गया है कि क्योंकि हमारी ब्रोंकाइटिस में सूजन आती है, तो यहाँ पर सूजन के कारण आपका जो डायमीटर कम है। देखिए, कफ प्रकृति के लोगों में बलगम फँसी हुई थी। वात प्रकृति के लोगों का डायमीटर कम होता है क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत छोटी एरिया, और पित्त प्रकृति के अंदर सूजन के कारण डायमीटर कम हो जाता है, जिसके कारण आपको कफ, दमा, अस्थमा की समस्या रहती है। तो यदि आपको बहुत अधिक मात्रा में कफ, दमा, अस्थमा की समस्या है और आप कुछ घरेलू प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले खाने में अधिक गरम मसालों का प्रयोग छोड़ दें, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है, सूजन के कारण वो कम हो जाएगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। जैसे ही इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो ना केवल खाँसी, दमा, अस्थमा, बल्कि आपको अगर माइग्रेन होता है तो वह कम हो जाएगा, अगर कहीं दर्द है तो वह कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि आपके सिर में दर्द है और बहुत अधिक आपको सिर दर्द हो रहा है या बदन दर्द हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन, और जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेमेशन के कारण एरिया ब्लॉक हो जाता है और आपको दर्द होता है। तो ऐसी अवस्था में यदि आप सौंफ, जीरा, धनिया का काढ़ा पी लें और उस पर्टिकुलर एरिया में आप ठंडी पट्टी लगा कर रख देंगे, तो आप अपनी उस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, आपको पानी, दूध, घी, नारियल पानी इत्यादि का सेवन अधिक करना है। खाने में नारियल तेल का सेवन यदि आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और साथ में घी का सेवन करें, और गैस वाली चीज़ों से आप अवश्य बचें। खाने के बाद आप सौंफ और मिश्री अवश्य लें, तो आप अपनी समस्या से बच सकते हैं, और गर्म स्थानों और गर्म दवाओं से बचने का प्रयास करें। और जीवन में यदि आपको लगता है कि बहुत अधिक गर्मी लग रही है और समस्याएँ बढ़ रही हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में सौंफ, जीरा, धनिया, गुलाब, गुलहड़ इत्यादि का काढ़े के रूप में प्रयोग करें, तो आप अपनी कुछ समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये जो तीनों प्रकृतियाँ हैं, इन तीनों के लिए अलग-अलग ही समाधान आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो यदि आप अपनी प्रकृति को जान लें और समस्या आने पर आप अपनी प्रकृति को पहचान लेंगे, तो आपको जो भी नुस्खे बताए गए हैं, तो आप उन नुस्खों में से अपने लिए नुस्खा छाँट सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था, नुस्खा कोई गलत नहीं होता, परंतु डिपेंड करता है कि आपके लिए नुस्खा कौन-सा सूटेबल है। तो यदि आप अपनी प्रकृति को पहचान जाएँगे, तो इन सभी बुकों में दिए गए जो भी नुस्खे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसको ढूँढ पाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो ऐसी अवस्था में आप करेले का प्रयोग कम से कम करें, तो समस्या से बच सकते हैं। परंतु यदि आप कफ प्रकृति के लोग हैं और ऐसी अवस्था में आप केले का प्रयोग करेंगे, तो आपके शुगर का समाधान होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें लगता है कि आप वात प्रकृति के लोग हैं और आप बहुत अधिक मात्रा में शुष्क चीज़ों का सेवन करते हैं, या पित्त प्रकृति के लोग हैं, बहुत अधिक मात्रा में हल्दी, अदरक, लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो समस्या बढ़ेगी। परंतु यदि आप कफ प्रकृति के लोग हैं, तो आपकी समस्या कम हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी जो बातें हैं, जो आपके लिए जानना उतना ही आवश्यक है। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आप कफ प्रकृति के लोग हैं, तो आप घी, तिल, चिकनाहट का प्रयोग कम कर दीजिए, और वात प्रकृति के लोग हैं और आप घी, तिल, चिकनाहट का प्रयोग बढ़ाएँगे, तो आपकी समस्या अपने आप बचेंगी। कहने का अर्थ सिंपल सा है कि जितने भी प्रयोग हैं सभी ठीक हैं, परंतु आपके लिए कौन-सा प्रयोग उचित है, यह डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, क्या आपको अपनी वात, पित्त प्रकृति का नॉलेज है? यदि आप ये सभी समाधान कर पाएँगे, तो आपको किसी भी प्रकार के आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कलर थेरेपी, किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको अपनी हिट एंड ट्रायल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और आप आजीवन दवा मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको आजीवन किसी भी हॉस्पिटल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी प्रकार की समस्या से आप बच सकते हैं। कंक्लूज़न बहुत सिंपल सा है, निष्कर्ष बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहले यदि आपको आजीवन स्वस्थ रहना है, जीवन की किसी भी समस्या से बचना है, तो सबसे पहला काम करना होगा अपनी वात, पित्त, कफ प्रकृति को समझना। सबसे पहले जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप माता के गर्भ में थे, तभी प्रकृति निर्धारित हो गई थी, और आप आज इतने बड़े हो गए हैं, उसके तब तक भी आपको प्रकृति नहीं पता। तो सबसे पहला काम है कि आप अपनी प्रकृति को पहचानिए कि आप कब प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं या वात प्रकृति के हैं। जब आप इन्हें पहचान लेंगे, तो नंबर 2 आपको काम करना है, अपनी दिनचर्या सेट करना है, और आप सभी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दैट डिपेंड्स कि आप
किस प्रकृति के व्यक्ति हैं। तीसरा, यदि आपको कंडीशंस में कुछ भी समझ नहीं है, तो आप ऐसी कंडीशंस में रस्सों का सेवन करें, क्योंकि जब हम कफ प्रकृति के लोग हैं, तो हमें अलग रस्सों का सेवन माना जाता है, वात प्रकृति के लोगों के लिए अलग और पित्त प्रकृति के लिए रस्सों का सेवन अलग बताया गया है। इसलिए यदि हमें नंबर 1 अपनी प्रकृति जाँचनी आती है, नंबर 2 यदि हम अपनी स्वस्थ दिनचर्या पहचान जाते हैं और नंबर 3 कोई भी बीमारी होने पर आप अपनी रस्सों का चुनाव करने में सक्षम हैं, तो आप अपने जीवन में आजीवन बिना दवा के स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। तो यही हमारा परिणाम था, लेकिन अंतिम निर्णय आपका रहेगा। हमारा काम आपको केवल एक मार्गदर्शन देना है, हमारा कोई मेडिकल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, हम आपको केवल अवेयर करने के लिए आए हैं। सही क्या है, गलत क्या है, आप सभी पढ़े-लिखे हैं, आप सभी पहचान सकते हैं, आप सभी जान सकते हैं। अंतिम निर्णय आपका स्वयं रहेगा। हमारा सपना है स्वस्थ भारत। तो आज की इस कक्षा में हमने केवल सॉल्यूशन पर बात की है। नेक्स्ट वीक हम कोई और टॉपिक लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।